Welcome everyone. In this tutorial, we will learn about dynamic programming. इस dynamic programming की सीरीज को समझने के लिए recursion एक prerequisite है. We are going to cover all the questions in Java, but this course is not dependent on any programming language. With that said, let's begin the series. So let's discuss dynamic programming. Dynamic programming के questions को सॉल्व करने के लिए आपके पास हमेशा दो वेज होते हैं. एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, इसमें आप रिकर्जन यूज करते हैं विद मेमोराइजेशन. दूसरी अप्रोच है बॉटम अप्रोच, इसमें आप टेबुलेशन मेथड का यूज करते हैं. आप किसी भी क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं. सो यू पीपल आर गोइंग टू लर्न बोथ दीज अप्रोचेस इन डिटेल ऑब्वियसली. So let's take a simple question and start understanding DP. So our first example is Fibonacci number. In Fibonacci series, the first two numbers are fixed. ये है 0 and 1. And the next term, आप पिछले दो टर्म्स को ऐड करके बनाते हो. तो सबसे पहले आपके पास है 0 and 1. So next term बन गई आपकी 0 plus 1, which is equals to 1. Now we have 0, 1, 1 in the series. So next term फिर से पिछले दो terms को मिलाकर बनेगी, which is 1 plus 1 equals to 2. अब next term 1 plus 2 हो जाएगी, which is equals to 3. Next will be 2 plus 3, which is equals to 5 and so on. तो इसी तरीके से ये series continue होती जाएगी. So this is how our series is made. Now if I write it in the form of function, then you can say Fibo 5, if suppose is the name of the function, then it means that Fibo 5 is fifth term in the Fibonacci number series. It is made by adding two numbers, Fibo 4 and Fibo 3. Fibo 3 third term is Fibo 2 the second term plus Fibo 1 the first term. So अगर हम n की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो Fibo n, that is nth term, is equals to Fibo n minus 1 plus Fibo n minus 2. बट ये रूल दो जगह फॉलो नहीं होता है. Fibo 1 के फॉर्म में तो Fibo 1 is always equals to 0 and Fibo 2 की फॉर्म में so Fibo 2 is again fixed, that is 1. यहाँ पर आपका जो रिकर्जन है वो फॉलो नहीं होता या फिर हम कहें रिकरेंस रिलेशन फॉलो नहीं होता. नाउ इफ वी विल सी इट्स रिकर्सिव सोल्यूशन, then it will be something like this. तो ये है फंक्शन Fibo और इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है, that is n, जो हमें बता रहा है कौन सी nth टर्म के लिए हम फंक्शन में एंटर हुए हैं. उसके बाद हमने बेस केस बनाया, that is if n equals to 1, मतलब फर्स्ट टर्म, तो हम रिटर्न कर देंगे 0. and if n equals to 2, right, that is second term, then we will return 1 because second term is 1. तो ये दोनों fixed base cases हमारे पास हैं. One more thing is n equals to 1 और 2 पर कोई recurrence relation as such follow नहीं हो रहा because it is fixed. It is not dependent on any other function or nth term. But वहीं अगर हम n equals to 3 की बात करें तो आप फंक्शन में एंटर हुए हैं तो हम बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म, ये दिस लास्ट टर्म, इसके अंदर सबसे पहले n minus 1 that is Fibo 2 लेकर आओ and then second last term is the variable that will basically store the second last term, right? and then हम इन दोनों को together रख के इनका सम करके इनको रिटर्न कर देंगे. यहां से शुरुआत होती है रिकर्शन की. अब सपोज हमें Fibo 5 कैलकुलेट करना है तो Fibo 5 को कॉल लगी और उसने कॉल किया Fibo 4 को. लास्ट टर्म में जब फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तब वैल्यू आ जाएगी, बट अभी हम है Fibo 4 पर. यहां से अगेन फर्स्ट फंक्शन कॉल लास्ट टर्म के लिए लगा Fibo 3 के लिए. Fibo 3 ने Fibo 2 को कॉल कर दिया. Fibo 2 क्योंकि एक बेस केस था तो यहां से हमें पहला बेस केस रिजॉल्व होता हुआ मिला, पहली ब्रांच का एंड हुआ. नाउ Fibo 2 ने रिटर्न किया 1. Fibo 3 ने लास्ट टर्म को Fibo 3 ने लास्ट टर्म को स्टोर कर लिया विद इन द वेरिएबल लास्ट टर्म जो उसको Fibo 2 से मिला था. नेक्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शन कॉल टू Fibo 1, राइट. अब इसका जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड लास्ट टर्म वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, विच इज 0, क्योंकि Fibo 1 भी एक बेस केस है.
राइट। अब फीबो 3 के अंदर हमने लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म 1 + 0 को सम किया एंड वी हैव रिटर्न इट। और यहाँ पे फीबो 4 ने उसको अपने लास्ट टर्म वेरिएबल के अंदर कैच कर लिया। नाउ फीबो 4 विल मेक अनदर कॉल टू फीबो 2, एंड क्योंकि फीबो 2 एक बेस केस है तो जो भी आंसर आया वो हमने सेकेंड लास्ट टर्म के अंदर स्टोर कर लिया, विच इज 1। नाउ द सम 1 + 1 इन फीबो 4 कैलकुलेट हुआ और उसे रिटर्न कर दिया हमने फीबो 5 को। अब फीबो 5 कॉल लगाएगा फीबो 3 को, राइट, सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। बट वेट, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो इसे हमने कैलकुलेट कर चुका है, पूरा सब ट्री बना था इसके लिए। सो इट मीन्स कि इसके लिए हमने कैलकुलेशन कर चुकी है। तो हमने सोचा कि लेट्स नॉट मेक दिस कॉल अगेन, रादर हम अपनी सारी कैलकुलेशंस जो कर रहे हैं उन्हें रिजल्ट को स्टोर करते हुए चलते हैं। अदरवाइज हम बिना मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे। और यहां आता है कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन का। जब भी आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स दिखे, दैट इज एक सब प्रॉब्लम जो मल्टीपल जगह कॉल हो रही हो, राइट, जैसे यहां पर भी फीबो 3 कॉल हुआ था और यहां पर भी फीबो 3 कॉल हो गया। तो एक सब प्रॉब्लम जो मल्टीपल जगह ऑकर हो रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं उसी टाइम उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कॉल लगाया जाएगा, सो वी विल यूज दैट रिजल्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेमोराइजेशन। सो डीपी को कब अप्लाई करना है? सबसे पहला, जब सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमम सोल्यूशन से आपके बिगर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, राइट। सब प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सोल्यूशन से आपके बिगर प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाए। और सेकंड, जब आपके पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिव सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करती हो, जैसे यहां पर हम फीबो 3 2 बार सॉल्व कर रहे थे, इट मींस एक प्रॉब्लम दो जगह आ रही है, राइट। तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट अप्रोच जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे वो है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम रिकर्जन और मेमोराइजेशन इन दोनों को मिला के साथ में यूज करेंगे। अब जहां पर भी हमें लगेगा रेपिटेशन हो रहा है किसी सब प्रॉब्लम का, तो क्योंकि हमने उसका रिजल्ट स्टोर करा लिया होगा अपने डेटा स्ट्रक्चर में, तो वी विल जस्ट यूज द आंसर फ्रॉम देयर। सो लेट्स बिगिन विद इट। Now let us see how things are going to work with an example. So let's work for Fibo 7. We have an array of size 8 with name answer, right? इसमें हम अपने सारे फीबो के जितने भी रिजल्ट्स आएंगे विल स्टोर देम इनसाइड दिस आंसर एरे। जैसे फर्स्ट टर्म का आंसर आंसर 1 में होगा, सेकेंड टर्म का आंसर आंसर 2 में, एंड सो ऑन आंसर 7 के अंदर आपको अपना फीबो 7 का आंसर मिल जाएगा। आंसर 1 में हम 0 ऐड कर देते हैं पहले से ही, एंड आंसर 2 में 1, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड केसेस। नाउ दीज रिकर्सिव कॉल्स आर मेड। तो सबसे पहले फीबो 7 से फीबो 6 को कॉल लग गया, बिकॉज राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन लास्ट टर्म, राइट, कि लास्ट टर्म में हमें वैल्यू मिल जाए। तो 7 to 6, देन फीबो 6 से फीबो 5 को कॉल लगा, फीबो 5 से फीबो 4 को, फीबो 3, फीबो 2 एंड फीबो 1। नाउ 2 इज द बेस केस, राइट। तो फीबो 1 को कॉल लगने से पहले ही फीबो 2 को कॉल लगाए, तो वी विल स्टॉप देयर इटसेल्फ। नाउ बिकॉज 2 इज द बेस केस, लेट्स रिटर्न आंसर 2 फ्रॉम हियर। और आपको पता है आंसर 2 में हमने पहले से ही 1 स्टोर कराकर रखा हुआ है। Now second call for the second last variable, right, will be made for Fibo 1, ठीक है। तो हमें Fibo 2 का आंसर मिल चुका है, अब Fibo 1 का आंसर भी हमने आंसर में से निकाल लिया। So answer 1 itself is the answer which is 0, right? Now Fibo 3 का पूरा रिजल्ट मिल गया है, that is 0 + 1 which is equals to 1। तो इस 1 को हम सबसे पहले आंसर एरे में अपडेट कर देते हैं और उसके बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे आपकी लास्ट टर्म को जो फीबो 4 में आपका वेट कर रहा है। तो फीबो 4 में हमने फीबो 3 का जो आंसर था वो लास्ट टर्म के अंदर स्टोर करा दिया। नाउ सेकेंड लास्ट टर्म पे उसने कॉल लगाया फीबो 2 को। तो फीबो 2 अगेन आपको पता है कि एक बेस केस है और इसका आंसर पहले से ही आंसर एरे में अपडेटेड है, विच इज 1। सो वी हैव गिवन बैक दिस 1 टू फीबो 4, ठीक है। फीबो 4 ने आंसर 4 को अपडेट किया और रिटर्न कर दिया 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। फीबो 5 को लास्ट टर्म में अब रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट उसको कॉल लगाना था फीबो 3 को, बट उसने देखा कि फीबो 3 का रिजल्ट ऑलरेडी एरे आंसर में है,
तो उसने कॉल नहीं लगाया और डायरेक्टली आंसर को एरे से निकाल लिया। इस बार लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम बना 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3। आंसर 5 को अपडेट कर दिया गया एंड देन फीबो 6 को 3 मिल गया लास्ट टर्म वेरिएबल के अंदर। सेकेंड लास्ट टर्म में उसको चाहिए था फीबो 4 का आंसर जो एरे में ऑलरेडी स्टोर्ड था। वहां से उसने आंसर निकाल लिया विदाउट एनी फंक्शन कॉल ऑफ कोर्स, और अब उसको 3 + 2 आंसर मिला जो उसने आंसर 6 में अपडेट कर लिया और फीबो 7 को 5 लास्ट टर्म में मिल गया। उसको चाहिए फीबो 5 का आंसर अब। तो आंसर 5 हमने एरे से निकाल लिया इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन एंड फाइनल आंसर 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 हमने आंसर 7 के अंदर स्टोर करा दिया। दैट इज आंसर विच इज 8। एंड यही थी अप्रोच कि अगर कोई कॉल बार बार लग रही है और कोई फंक्शन ओवरलैपिंग है, दैट इज कोई फंक्शन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो क्यों ना हम उसके रिजल्ट को एक दूसरे एरे में स्टोर करा लें इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन एंड अगेन। सो नाउ लेट्स राइट अ सिंपल कोड फॉर दिस। सो दिस इज क्लास टेस्ट और ये हमने फीबो फंक्शन बनाया है, इसमें n पास कर दिया है और अभी इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा हुआ है। अब यहाँ से हमने एक एरे बनाया जिसका साइज 8 है बिकॉज 7 के लिए इस टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं। देन ARR 1 और 2 प्रीफिक्स्ड केसेस हैं, बेस केसेस हैं, तो 0 और 1 हमने उसमें डाल दिया। देन फीबो को कॉल लगाया विद 7 और साथ में ARR पास कर दिया और जो भी आंसर हमें ARR 7 पे मिलेगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। नाउ सबसे पहले बेस केसेस के ऊपर काम करते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ARR 1 रिटर्न कर देना है और क्योंकि आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हो सो दैट्स वाई रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। n अगर 2 है तो ARR 2 रिटर्न कर देते हैं। नाउ ये जो इंट ARR आप है वो अपडेट करने वाले हो, दैट्स वाई आप आर्ग्यूमेंट में उसको भी लेकर रख लो। नाउ किसी भी n के लिए अगर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब आप उसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो ऐसे केस पे आप लास्ट टर्म के अंदर उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम n-1 के लिए काम कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म में हमने ARR n-1 को स्टोर करके रख दिया है। हमने लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म दो वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज करके रख लिया है और लेटर ऑन हमें वो वैल्यूज मिल जाएंगे। अब सपोज अगर एरे में 0 है तो एल्स में हम बोल रहे हैं कि नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो अगर 0 नहीं है तो डायरेक्टली यूज कर लो एरे में से, अगर 0 है तो फिर आप फीबो का यूज करके उस टर्म को फाइंड आउट कर लो। एंड इन द सेम वे अगर n-2 में 0 नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है ARR n-2 एरे के अंदर, तो वहां से ले लो, अदरवाइज आप कॉल लगा लो फीबो को n-2 के साथ और सेम एरे पास कर देते हैं। नाउ आपका जो एरे का nth वैल्यू है उसमें आप लास्ट टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इन दोनों का सम करके पहले स्टोर करा दो और उसके बाद ARR को रिटर्न करा दो एंड दिस इज इट। अब इसे रन करके चेक करते हैं तो हमारा आंसर 8 आ गया है फॉर दिस n=7। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चन, राइट। एंड अब हम लोग डीपी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन।